काठमांडू की सड़कों पर आज एक नई कहानी लिखी जा रही है। एक कहानी जो सिर्फ नेपाल की नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सब शुरू हुआ गवर्नमेंट के एक फैसले से। 4 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और व्हाट्सएप पर बैन अनाउंस कर दिया। और रीजन दिया गया कि ये प्लेटफॉर्म्स नेपाल में रजिस्टर नहीं हुए हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। लेकिन आम लोगों ने इसे एक और सेंसरशिप के रूप में देखा। और फिर क्या, वो छोटी सी चिंगारी एक ऐसी आग में बदली जिसमें एक पूरी जनरेशन जेन ज़ी सड़कों पर आ गई और चिल्लाई, इनफ इज इनफ। चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। नेपाल का इतिहास सिर्फ हिमालय और टूरिज्म का नहीं बल्कि संघर्षों का इतिहास है। 1951 में जब मोनार्की से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई, तब लगा कि नेपाल नए युग में कदम रख रहा है। लेकिन असली डेमोक्रेसी 1990 के बाद ही बनी। और फिर आई एक लंबी सिविल वॉर, माओइस्ट इंसर्जेंसी 1996 to 2006, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 2008 में मोनार्की गिर गई, रिपब्लिक बन गया और 2015 में संविधान बना जिसमें इक्वालिटी, जॉब्स, इंक्लूजन, प्रोस्पेरिटी के सपने दिए गए। लेकिन आज लगभग 10 साल बाद नेपाल के लोग कह रहे हैं कि उनके सपनों को लूट लिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज, नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल, माओइस्ट सब कुर्सी की लड़ाई में उलझ गए। हर इलेक्शन के बाद पीएम बदलते रहे, स्टेबिलिटी कभी आई ही नहीं। और जब सितंबर 2025 में सोशल मीडिया बैन हुआ तो यूथ ने इसे डेमोक्रेसी के गले में एक गोली समझा। लेकिन असल में उनका गुस्सा बहुत पुराना था, करप्शन, नेपोटिज्म और बेरोजगारी से भरा हुआ। आज के प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा सिंबल क्या बना? नेपो किड्स। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर नेपाली पॉलिटिकल फैमिलीज के बच्चे अपनी दुबई ट्रिप्स, लग्जरी कार्स और गुची जैकेट्स फ्लॉन्ट करते हैं और दूसरी तरफ एक आम ग्रेजुएट लड़का सऊदी के डेजर्ट में मजदूरी करता है। ये गैप सोशल मीडिया पर और ज्यादा सामने आया। यूथ ने हैशटैग बनाया, #नेपोकिड्स, जो वायरल हो गया। रेडिट और टिकटॉक पर हर जगह बात होने लगी कि देश की डेमोक्रेसी सिर्फ एक एलीट सर्कस है। जब गवर्नमेंट ने वही प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए जहां पर यूथ अपना गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे थे, तो वो गुस्सा सड़कों पर फट गया। मतलब बैन सिर्फ एक ट्रिगर था, असली वोल्केनो तो करप्शन और इनइक्वालिटी का था जो पहले से फूल रहा था। अब थोड़ा इकोनॉमी पे नजर डालते हैं। नेपाल की जीडीपी ग्रोथ 2015 के बाद थोड़ी स्लगिश रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने इन्वेस्टमेंट को मार दिया। सबसे बड़ा सहारा क्या बना? रेमिटांसेस। नेपाल की जीडीपी का 24 से 25% बाहर काम करने वाले यूथ भेजते हैं। मतलब देश की इकोनॉमी चल रही है कतर, यूएई, मलेशिया और इंडिया में मजदूरी करने वाले नेपालीज के पैसों से। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20 से 22% तक पहुंच चुकी है। हर साल 8 लाख यंग नेपालीज घर छोड़कर बाहर जाते हैं। मतलब घर पर अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट जीरो हैं। इसलिए यूथ कह रहे हैं, हम क्यों माइग्रेट करें, हमें घर पर जॉब्स चाहिए, इज्जत चाहिए। 4 सितंबर के बैन के बाद जो शुरू हुआ वो एक छोटी सी एजिटेशन नहीं थी। काठमांडू के पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और लीडर्स के घरों पर हमले हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बंद करना पड़ा, फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई। गवर्नमेंट का जवाब क्या था? वाटर कैनन्स, टीयर गैस, रबर बुलेट्स और फिर लाइव एम्यूनेशन। रिजल्ट इससे ये निकला कि कम से कम 19 लोग मारे गए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 तक। 350 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। प्रोटेस्ट अपने चरम पर पहुंच गया जब यूथ सड़कों पर लाखों की संख्या में उतर गए, अपने दोस्त, भाई बहनों की तस्वीरें उठाकर स्लोगन्स लगाते हुए वेक अप नेपाल। इस प्रेशर के सामने गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हिल गया। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने भी रिजाइन कर दिया। कुछ और मिनिस्टर्स ने भी अपनी कुर्सियां छोड़ी। 9 सितंबर को बैन को ऑफिशियली हटा दिया गया। एक इन्वेस्टिगेशन पैनल अनाउंस हुआ और विक्टिम्स के परिवारों को कॉम्पनसेशन देने का वादा किया गया। लेकिन ये सब होने के बाद भी प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे, क्योंकि यूथ का कहना है सिर्फ बैन उठाना और एक पीएम का जाना सोल्यूशन नहीं है, हमें पूरा सिस्टम बदलना है। जेन ज़ी का गुस्सा सिर्फ करप्शन या एक पीएम के खिलाफ नहीं है, ये एक सिस्टमिक रिजेक्शन है। उनके 3 सीधे डिमांड्स हैं: लीडर्स की अकाउंटेबिलिटी, करप्शन और नेपोटिज्म खत्म होना और उन्हें जॉब्स और फेयर अपॉर्चुनिटीज नेपाल के अंदर ही दी जाएं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें लगता है कि डेमोक्रेसी की असली रूह ही मर गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रॉमिस किया था, इक्वालिटी और डेवलपमेंट, वो सब लीडर्स की कुर्सी की लड़ाई में खो गया। अब ये सिर्फ एक इंटरनल क्राइसिस नहीं है, इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस भी हैं। साउथ एशिया पहले ही अनस्टेबल है। श्रीलंका ने 2022 में इकोनॉमिक कोलैप्स देखा, बांग्लादेश में 2024 में स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट ने गवर्नमेंट गिरा दी और अब नेपाल। इंडिया के लिए बहुत बड़ी टेंशन है, क्योंकि नेपाल हमारा क्लोजेस्ट नेबर है, ओपन बॉर्डर है और लैक्स ऑफ नेपाली इंडिया में काम करते हैं। अगर इंस्टेबिलिटी और बढ़ी
तो रीजनल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है। और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिशियंस फेल होते रहे तो आर्मी इंटरवीन कर सकती है। मतलब नेपाल एक और पॉलिटिकल डेडलॉक की तरफ जा रहा है। एक चीज जो सबसे अलग है, ये मूवमेंट यूथ लेड है। जो पीढ़ी मीम्स बनाती थी, जो इंस्टाग्राम रील्स पर बिजी रहती थी, वो पीढ़ी अब सड़कों पर खड़ी है, अपने राइट्स मांग रही है। पोस्टर्स पे लिखा था, दिस इज नॉट जस्ट अगेंस्ट करप्शन और नेपोटिज्म एनीमोर, इट इज अ स्ट्रगल टू सेव डेमोक्रेसी एंड आवर ह्यूमैनिटी। और यही नेपाल के प्रोटेस्ट को यूनिक बनाता है। ये एक पूरी पीढ़ी का रिवोल्ट है, एक पीढ़ी जो कह रही है हम सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स नहीं बनेंगे, हम अपना फ्यूचर वापस लाएंगे। तो दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर जो आग लगी है वो सिर्फ एक बैन या एक पीएम के खिलाफ नहीं है, ये एक वार्निंग है साउथ एशिया की हर डेमोक्रेसी के लिए। अगर जॉब्स नहीं, अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं, अगर गवर्नेंस बस करप्शन और नेपोटिज्म का सर्कस बन जाए तो एक दिन यूथ सड़कों पर आ ही जाते हैं। नेपाल की जनरेशन जी कह रही है इनफ इज इनफ, और ये आवाज अब सिर्फ काठमांडू की गलियों तक सीमित नहीं रह गई है। ये आवाज पूरे रीजन के लिए एक संदेश है कि डेमोक्रेसी तब तक जिंदा है जब तक आम लोगों का विश्वास जिंदा है।